बोलो। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। ग्रेविटेशन का मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था ग्रेविटेशन क्या होता है करके। थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट क्लियर कर देता हूँ कि ग्रेविटेशन जो है वो एक फिजिकल पार्ट है। तो वहाँ पर जहाँ पे फिजिक्स के अंदर एक्सपेरिमेंटली हम देख सकते हैं, समझ सकते हैं और उसको ये प्रूफ कर सकते हैं। सेम वैसे केमिकल केमिस्ट्री में देख सकते थे, जहाँ केमिकल रिएक्शंस होते हैं वो रिएक्शन देखते हैं, केमिकल फार्मूला देखते हैं, उसके बाद हम लोग उसका रिजल्ट निकालते हैं। सेम बायो में भी वैसे ही है, डायग्राम के ऊपर डिपेंड होता है, डायग्रामेटिक सारी चीज़ें होती हैं। ग्रेविटेशन के अंदर मैं आज सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में बताऊँगा, उसके बाद में जो भी साइंटिस्ट है जैसे केपलर लॉ है, ये सब मैं बाद में लूँगा। पहले मैं ग्रेविटेशन के बारे में जितनी भी टॉपिक्स है वो आज मैं क्लियर कर देता हूँ आज। जैसे मैंने कहा कि एक बार मैग्नेट है, ये एक बार मैग्नेट है, इसके दो पोल होते हैं, नॉर्थ एंड साउथ, ठीक है। और इसमें से जो भी निकलने वाली है रेज वो एक फील्ड बनाती है। इसको बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड, बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड। मतलब क्या होता है कि इसमें एक पावर होती है और इसमें बीच में एक इमेजिनरी लाइन होती है जो दिखती नहीं है, लेकिन हम लोग उसको कंसिडर कर सकते हैं, पता भी कर सकते हैं। मान लो एक पेज ले लो, उसके ऊपर लोहे के थोड़े बहुत बुरादा ले लो और उसके नीचे और मैग्नेट को घुमाओ, तो आपको ये क्लियरली विजिबल हो जाएगा कि वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड और इमेजिनरी लाइन दिखाई देगी जब वो काम करोगे तब। लेकिन जैसे जैसे ये दूर होता जाएगा वैसे वैसे इसकी पावर कम होती जाएगी, और ये जितनी नज़दीक होता जाएगा पोल के पास में, पोल में सबसे ज़्यादा पावर हो जाती है, क्योंकि जैसे जैसे नज़दीक हो जाएगा वो ज़्यादा पावरफुल होते हैं, बड़े मतलब उसका जो फील्ड है, मैग्नेटिक पावर जो है वो बढ़ता जाएगा। लेकिन ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हम लोग को ये जानना है कि इसमें दो पोल होते हैं, पोल के पास पावर बहुत ज़्यादा पावरफुल मैग्नेटिक होता है। इसी तरह से अर्थ में भी दो पोल होते हैं। एक्चुअली अर्थ जो है वो स्फेरिकल नहीं होता है, एलिप्टिकल होता है, उसमें भी नॉर्थ एंड साउथ पोल होती है। और ये यहाँ पे भी मैग्नेटिक तरह यहाँ पे भी इनकी फील्ड तैयार होती है, मैग्नेटिक फील्ड तैयार होती है यहाँ पे भी। और यहाँ पे भी अट्रैक्शन होता है, क्योंकि अर्थ है तो मून को अट्रैक्ट करने की कोशिश करता है। तो यहाँ पे भी पावर थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है मैग्नेटिक है, इस वजह से इधर मैग्नेटिक तो होता नहीं, लेकिन यहाँ पे पावर डिफरेंस हो जाता है। मैग्नेटिक इधर मैग्नेटिक दिखाई नहीं देता, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड की तरह यहाँ पे भी पावर होती है। यहाँ की पावर डिफरेंस होती है और यहाँ की पावर डिफरेंस होती है, दोनों में डिफरेंस होती है। लेकिन पावर ऑफ अट्रैक्शन, इसमें पावर ऑफ अट्रैक्शन ये कॉमन, यहाँ पे भी पावर ऑफ अट्रैक्शन इनमें कॉमन है, क्योंकि अट्रैक्शन होना बहुत जरूरी है। तो ये भी वही काम करता है अट्रैक्शन करने का, और ये भी वही काम करता है अट्रैक्शन करने का। अब अट्रैक्शन करने का मीनिंग क्या होता है यहाँ पे, कि ये कॉन्सेप्ट हम लोगों ने देखा था कि यहाँ पे ग्रेविटेशन, अभी अर्थ का हम लोग कंसिडर करें, अर्थ का हम लोग सोचें तो यहाँ होती है ग्रेविटेशन। हमने पहले ही पढ़ा था कि ग्रेविटेशन क्या होता है। ग्रेविटेशन को पता करने के लिए मतलब क्या होता है, दैट इज ग्रेविटेशन मीन्स व्हाट, दैट इज अ अट्रैक्शन। अट्रैक्शन होना मतलब क्या है, अट्रैक्शन किस में, दो बॉडीज के बीच में जो यूनिवर्स में कांस्टेंट, अट्रैक्शन बिटवीन टू बॉडीज और पूरे यूनिवर्स में वो कांस्टेंट होती है, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड एज ग्रेविटेशन। तो इनको फाइंड करने वाले हमारे कौन थे, न्यूटन। वही पूरा कॉन्सेप्ट है। फिर हिस्ट्री मैंने जो बताया था कि नहीं वो एक पेड़ के नीचे बैठे थे, एप्पल गिरा था और वो सब, तो उन्होंने देखा कि ये कॉन्सेप्ट जो है न्यूटन का, जो कॉन्सेप्ट है वो पूरी यूनिवर्स में, होल यूनिवर्स में एप्लीकेबल है, यूनिवर्स में एप्लीकेबल है, पूरी यूनिवर्स में एप्लीकेबल है।
अब एप्लीकेबल होना मतलब इन्होंने कुछ ना कुछ तो देखा होगा, ग्रेविटेशन के अंदर कुछ तो देखा होगा। ग्रेविटेशन में अट्रैक्शन कर रहा है मीन्स व्हाट, उधर एक फोर्स है, उसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स, तो बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। जो अट्रैक्शन करता है उसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। अब ग्रेविटेशनल फोर्स देखते हैं पहले। तो व्हाट इज फोर्स, हमने पहले पढ़ा था, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ये हमने फॉर्मूला पढ़ा था कि फोर्स में हमेशा मास होता है एक्सेलरेशन, राइट। लेकिन मान लो यहाँ पे हमारे पास दो मास है, इसको हाँ इसको m1 दे देता हूँ, इसको m2 दे देता हूँ, इसमें एक सेंटर पार्ट है, ये दो बॉडी है, बॉडी वन बॉडी टू, दो बॉडी है और इनके बीच में डिस्टेंस है d। डिस्टेंस d बोल सकते हैं, r भी होता है, उन्हें बाद में बताते जाऊंगा कि r कैसे होगा। फिलहाल तो अब ये दो बॉडीज को देख लो कि इसकी दोनों की बीच में की जो डिस्टेंस है वो d। अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे फॉर्मूला चेक करते हैं कि हमारा फॉर्मूला क्या होगा। इसमें फॉर्मूला ग्रेविटेशनल फॉर्मूला ऑब्टेन करने के लिए, ग्रेविटेशनल फॉर्मूला हमें फाइंड करना है, ऑब्टेन करना है। तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 एंड m2, मतलब हमारे दोनों के बीच में जो फोर्स है दो बॉडी के बीच में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करता है एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू b स्क्वायर, ये फॉर्मूला है। अभी आया कहाँ से, उसको हम लोग बोल सकते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स इज डायरेक्टली proportional to the product, प्रोडक्ट मतलब समझते हो, मल्टीप्लिकेशन, ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लाई करना, प्रोडक्ट ऑफ their masses, of their masses, of their masses and inversely, inversely means upon में, and inversely proportional प्रोपोर्शनल, नीचे किस है d स्क्वायर ना, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, क्योंकि d हमने डिस्टेंस लिया हुआ है इसलिए इसका स्क्वायर, डिस्टेंस बिटवीन टू बॉडीज, मतलब ये फॉर्मूला f is directly proportional to the product of their masses, that is m1 and m2, and inversely proportional to the square of the distance between two bodies। ये होता है, मतलब क्या होगा कि f के साथ कुछ तो कांस्टेंट होगा ना, कहीं जाके तो कुछ तो कांस्टेंट हो जाएगा, तो कांस्टेंट होने के लिए f कांस्टेंट, ये हमारा फॉर्मूला वैसे ही होगा m1 m2 अपॉन d स्क्वायर। अब कांस्टेंट क्या है, g, so g m1 m2 ये होता है, यहाँ पे भी कैपिटल कर दो उसको, तो ये g उसका कांस्टेंट है, मतलब हमारे पास जो g कांस्टेंट है वो हमारा क्या है, ग्रेविटेशनल होने के बाद अब हम लोग देखते हैं इसमें क्या करना है। ग्रेविटेशन के साथ में अर्थ में बोलो या यूनिवर्स में बोलो, बॉडी का अट्रैक्शन होता है, लेकिन इसमें मैंने पहले भी बोला था कि जब भी अट्रैक्शन होता है वो क्या होता है, बहुत वीक होता है, अट्रैक्शन इज ऑलवेज वीक। यही फोर्स की वजह है जो सन को 10 सेकेंड है, चलेगा 10 सेकेंड है। नेक्स्ट मत कर।
1. F इक्वल टू हमारा जो फॉर्मूला था F इक्वल टू G1 G m1 m2 अपॉन डी स्क्वायर, ये हमारा फॉर्मूला था जहाँ पे हमने बताया था कि ये ग्रेविटेशन कांस्टेंट है। ओके, सो G जो है G इज ऑलवेज कांस्टेंट होता है, G इज ऑलवेज कांस्टेंट। अब G की एक वैल्यू भी होती है, जो G इज इक्वल टू दैट इज G की एक वैल्यू होती है 6.673 into 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी का स्क्वायर। इतनी वैल्यू इसकी हमेशा कांस्टेंट है, इसके बाद कुछ नहीं होगा। जितनी वैल्यू होगी तो ये कांस्टेंट हो गया, इसके बाद कुछ नहीं होगा। अब ये कैसे आया, ये वैल्यू इटसेल्फ कांस्टेंट आया कैसे, उनको पता भी तो होना चाहिए कि आया कैसे। 6.673 into 10⁻11 न्यूटन मीटर का स्क्वायर पर केजी स्क्वायर होता है। जैसे मान लो F हमारे पास फॉर्मूला था F इक्वल टू G m1 m2 अपॉन डी स्क्वायर है, ये हमारे पास है। सो फोर्स क्या होता है, फोर्स की वैल्यू क्या होती है, फोर्स की वैल्यू होती है न्यूटन मीटर स्क्वायर, और डी स्क्वायर मतलब डिस्टेंस का आपको मालूम होगा, डिस्टेंस की हो जाएगी, सॉरी फोर्स होता है न्यूटन में और डी स्क्वायर का होगा आपका मीटर में, मतलब डी स्क्वायर है तो इसलिए मीटर स्क्वायर होगा। और आपको ये मालूम, मास मालूम है m1 m2 मतलब केजी में होती है, मास हमारा वजन जो होता है वो केजी में होता है, तो 2 का मास था तो 2 बार केजी। सो इसलिए पता चल जाता है कि ये न्यूटन लॉ हो गया, न्यूटन लॉ को यूज़ किया जा सकता है। और इसी तरह से इसकी यूनिट्स चेंज होती रहती है। फोर्स का जो न्यूटन होता है, डी स्क्वायर का मीटर स्क्वायर होता है, एम वाला रेट को के जी स्क्वायर, इसलिए एम मीटर स्क्वायर के जी स्क्वायर इसकी डेरिवेशन होती है। ये ध्यान रखना है, ये कैसे आए, किस तरह से आए। सो हम लोग क्या किया कि हम लोग यहाँ पे पहले से देख लेते हैं, थोड़ा सा ग्रेविटेशन में हम लोग देख लिया, ग्रेविटेशन कांस्टेंट देख लिया, यूनिवर्सल कांस्टेंट भी देख लिया, इसकी वैल्यू भी हम लोग को पता चल गई, और उसकी यूनिट्स कैसे फाइंड की जाती है वो भी पता चल गई, ये यूनिट्स कैसे आए, यूनिट्स कैसे आए वो भी पता चल गया। अब चलते हैं सर्कुलर मोशन में। अब इसके बाद में आपका एक कॉन्सेप्ट है ग्रेविटेशन के बाद में, सर्कुलर मोशन करके कॉन्सेप्ट है। जैसे फैन है, फैन भी सर्कुलेट हो रहा है, फैन सर्कुलेशन मोशन में, हम चलते हैं, वॉक करते हैं, लीनियर मोशन में होता है, बर्ड फ्लाई होते हैं, वो रैंडम मोशन में होते हैं। तो एरोप्लेन, बर्ड, ये एरोप्लेन भी लीनियर मोशन में चलते हैं, बर्ड जो है वो रैंडम मोशन में चलता है। लेकिन मान लो हमारे पास सन है, एक सन है, मान लो सन, मान लो कि सन तो ऐसे होता ही है, और यहाँ पे कहीं पे अर्थ। अब अर्थ तो रिवॉल्व होता ही है, लेकिन अर्थ जो है वो रिवॉल्व होता है सन के बाजू में, घूमता रहता है, रिवॉल्व होता रहता है, लेकिन अर्थ खुद भी घूमता रहता है। जब अर्थ खुद भी घूमता रहता है मतलब क्या है, डे एंड नाइट होती है, और वो भी मोशन कौन सा होगा, सर्कुलर मोशन, क्योंकि गोल घूम रहा है ना, सर्कुलर मोशन होगा। ये जो मोशन है, कोई भी मोशन वो सेम स्पीड में होती है, सेम घूमते रहते, सेम स्पीड से घूमते, कांस्टेंट होता है, क्योंकि सेम स्पीड से घूमता रहता है, और घूमते रहने की वजह से इसकी स्पीड पूरे साल चलती रहती है, ऐसे ही कंटिन्यू चलती है। इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज, हम लोग को मालूम पड़ जाता है कि 24 आवर्स हो रहेगा, 24 आवर्स हमको डे एंड नाइट महसूस भी होते हैं, डे एंड नाइट भी देखते हैं। अब स्पिन होना मतलब वही याद रखना कि ये अर्थ खुद से स्पिन होता है, स्पिन मतलब होता है इटसेल्फ रिवॉल्व होता है, स्पिन करता है मतलब इटसेल्फ रिवॉल्व होता है। और अर्थ भी स्पिन मतलब स्पिन रिवॉल्यूशन बोलो शॉर्ट फॉर्म,
और अर्थ खुद से रिवॉल्व होता है, सो इट्स रिवॉल्व रोटेशन। तो इसलिए हमको जब ये दोनों होते हैं इसलिए हमको 12 मंथ्स इसको कंप्लीट करने के लिए 12 मंथ्स लगते हैं। अभी हम लोग ने कई बार देखे हैं कि ये सब यूनिफॉर्म मोशन, सर्कुलर मोशन मतलब यूनिफॉर्म, एक कांस्टेंट स्पीड होती है तो मतलब यूनिफॉर्म मोशन में ही चलता है। तो कभी कभार हमने देखा है कि 29 डेज आते हैं फरवरी में। कैसे, क्यों आते? तो क्यों आते इसका मीनिंग ये है कि ये जो काउंटिंग है हर एक साल में मतलब 365 डेज के अंदर हम लोग को एक एक 6 घंटा बढ़ जाता है, जो वैल्यू होती है उसकी 6 घंटा बढ़ जाती है। इसलिए 6 घंटे को एक्स्ट्रा काउंट करके एक दिन बनाया गया है जो फरवरी महीने में डाला गया है। इसलिए 6 × 4 6 घंटा 4 दिन 4 साल, सॉरी दिन भी नहीं बोलेंगे, 4 साल में 6 होता है 24, मतलब चौथे साल हमारा फरवरी महीने में 29 डेज आ जाएगा। ये उसकी काउंटिंग है। हेंस उसको उस साल को क्या बोला जाता है? लीप, उसको कहा जाता है लीप ईयर। ठीक है, मतलब ये हो गया सर्कुलर मोशन में। मैंने आपको बता दिया, थोड़ा ज्योग्राफिकल कॉन्सेप्ट भी बता दिया। तो 24 घंटे कैसे होते हैं, डे और नाइट, 12 महीने कैसे होते हैं और लीप ईयर कैसे बनता है। 6 घंटा बढ़ जाता है, इस वजह से एक दिन बढ़ जाता है चौथे साल। ठीक है, अब एक थ्रेड ले और उसके ऊपर एक पत्थर बांध दो, उसको घुमाओ, ऐसे रोटेट करो तो ये क्या होगा? सर्कुलर मोशन। और अचानक रिलीज करो, इस तरह से वो चलेगा। वो रिलीज करके ऐसे छोड़ दोगे तो इस तरह से वो टेंजेंट, वो सेंटर से वो क्या बनाएगा? टेंजेंट बनाएगा। तो हमारा एक ज्योग्राफी का कॉन्सेप्ट है एंड एक्सटर्नल, ये ज्योग्राफी में आपने पढ़ा होगा, सॉरी ज्योमेट्री में पढ़ा होगा। एंड एक्सटर्नल लाइन इज ड्रॉन on the surface to the circumference of circle is called tangent। बराबर है। जो एक्सटर्नल लाइन गई है, ये जो एक्सटर्नल लाइन जो गई है, जो ड्रॉ की है सरफेस ऑफ द सर्कल के सर्कमफ्रेंस मतलब ये पाथ, ये इसको पाथ बोला जाता है। ये सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल होता है, दैट इज कॉल्ड एज टेंजेंट। ठीक, यहाँ तक समझा? क्लियर? अब टेंजेंट मतलब बोला क्या हुआ? यहाँ पे हमने एक चैप्टर पढ़ा था लॉ ऑफ मोशन में, 9th स्टैंडर्ड में, इनर्शिया 9th में पढ़ा था लॉ ऑफ मोशन में, इनर्शिया। ठीक, शायद आपको याद होगा। ये जो सेंटर है, ये जो सेंटर है, ये जो है वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसी भी चीज का, अर्थ का, दोनों किसी का भी। अब आप सोच रहे होंगे कि ये इनर्शिया क्या होगा, मतलब यहाँ पे जो हमने फोर्स रिलीज किया वो इनर्शिया की वजह से होता है। मैं उस पर आपको आऊँगा, थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर करूँगा। तो जब ये टेंजेंट बना तो इसमें फोर्स लगती है, इसको बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स। व्हाट इज सेंट्रीपिटल फोर्स? सेंट्रीपिटल का मतलब कि आपको पता चल रहा है कि देखो सेंटर, आप बोल सकते द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टुवर्ड्स द सेंटर इज कॉल्ड एज सेंट्रीपिटल फोर्स। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टुवर्ड्स, जैसे ये अर्थ है, अर्थ
ऑन द सरफेस, अगर हम लोग ऑन द सरफेस कंसिडर करते हैं तो आर, लेकिन अबाउ द सरफेस बोलेंगे तो वो एच हो जाता है, अबाउ द सरफेस। तो इसकी डिस्टेंस क्या बनेगी, डिस्टेंस बनेगा आर प्लस एच, क्योंकि दोनों ऐड हो जाएगा, ऑन द सरफेस एंड अबाउ द सरफेस, आर प्लस एच। इस तरह से हम लोग को करना है। अगर सिर्फ ऑन द सरफेस बोला है तो हमको आर लेके करना है, जैसे ये दिया हुआ है, और अबाउ द सरफेस बोला तो आर प्लस एच दोनों आ जाएंगे, ऑन द सरफेस एज वेल एज अबाउ द सरफेस तो आर प्लस एच। ये फॉर्मूला है। अब जी के अंदर जो ग्रेविटी है ना, स्मॉल जी, उसमें बहुत सारी वेरिएशंस होती हैं, चेंजेस कैसे होती हैं, जैसे वैल्यू ऑफ जी चेंज कैसे होती है, इसमें जो चेंज कैसे होती है, इसके वेरिएशन है, आप उसको बोल सकते हैं वेरिएशन, वेरिएशन in value of g larger, or you can say factor affecting the value of g। मतलब क्या होगा, एक क्वेश्चन है एक तरह का, वेरिएशन कैसे होते हैं, फैक्टर इफेक्ट कैसे किया जाता है, तो उस पर इसके तीन टाइप्स हमको पढ़ने हैं, तीन टाइप्स। उसका सबसे पहला टाइप है चेंज along the surface of earth, you can say change along with the surface of the earth, with the surface of the अर्थ। अभी अर्थ का शेप जो है वो ओवल होता है, सर्कल नहीं होता है, ओवल होता है। ओवल मीन्स कैसा होता है, अंडे टाइप की तरह होता है। और उसमें मैंने आपको पहले बताया कि पोल होते हैं, नॉर्थ पोल होते हैं, साउथ पोल होता है। अभी यहाँ पे एक सेंटर है, यहाँ का ये जो डायमीटर होगा ये ज़्यादा होता है, ये हमेशा ज़्यादा होता है। और यहाँ पे ये स्ट्रेट लाइन में यहाँ पे ग्रेविटी ज़्यादा होती है, यहाँ पे आपका पोल जो है यहाँ पे ग्रेविटी इज मोर। अगर यहाँ की डायमीटर लेसर होगा तो यहाँ का डायमीटर मोर हो जाएगा। मतलब क्या होगा, अगर ये डायमीटर कम हुआ तो ये बढ़ेगा, और ये कम हुआ तो ये बढ़ेगा। इस तरह का इसका फंक्शन है। ज़रा सा रिकॉल कर लेते हैं। हमने पढ़ा था कि F इक्वल टू m1 m2 अपॉन डी स्क्वायर, फॉर्मूला हमारा था, हमारा इसका फॉर्मूला है, ग्रेविटी का फॉर्मूला है F डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन डी स्क्वायर। जैसे मैंने बताया कि यहाँ पे डायमीटर कम हुआ तो यहाँ बढ़ेगा, यहाँ बढ़ा तो यहाँ कम होगा, लेकिन नॉर्थ एंड साउथ पोल के अंदर हमेशा ज़्यादा रहती है। मैंने यहाँ पे लिखा ना ग्रेविटी इज मोर, हमेशा दोनों पोल के ग्रेविटी इज ऑलवेज मोर। ठीक है, तो चेंजेस अलोंग विद द सरफेस ऑफ द अर्थ, जैसा सरफेस है ये अर्थ का उसी तरह से ये चेंजेस हो सकते हैं। ये आप अपने ओन मेथड से भी लिख सकते हो, अपने हिसाब से लिख सकते हो आंसर। फिर सेकेंड पार्ट है इसका, सेकेंड जो है स्टेप है चेंज विद हाइट, चेंज विद हाइट। हाइट की वजह से भी चेंजेस होते, जैसे जैसे हाइट बढ़ेगा, जैसे जैसे ये हाइट बढ़ेगी वैसे वैसे डिस्टेंस भी चेंज होगी, मतलब बढ़ेगा। ठीक है, हाइट इंक्रीज हुई तो ग्रेविटेशनल फोर्स बढ़ेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स हुआ तो ग्रेविटेशनल फोर्स बढ़ेगा नहीं, ग्रेविटेशनल फोर्स डिक्रीज हो जाएगा। जैसे हाइट बढ़ेगी, जैसे ये हाइट बढ़ेगी, इसके अंदर की जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो कम हो जाएगी, जितनी हाइट कम होगी उतनी ग्रेविटेशनल फोर्स ज़्यादा होगी। तो चेंजेस अकॉर्डिंग विद द हाइट। थर्ड स्टेप है
चेंज विथ डेप्थ। अब गहराई देखते हैं, डेप्थ, ठीक है। अब डेप्थ फाइंड करने के लिए मैं आपको एक डायग्राम देता हूँ। जैसे ये एक अर्थ है, ये सेंटर भी है, ये मुझे पता है, इसका ये डिस्टेंस है डी है, आर बोल हम लोग आर बोल देंगे, तो आर ले लेंगे। ये जो सेंटर है, मैंने एक अर्थ में ऐसे छोटा सा होल कर लिया, ऐसे होल कर लिया और क्रॉस लेके जाके ऐसे होल कर दिया। ऐसा होता नहीं है, सिर्फ मनगढ़ा कहानी है, मैंने ऐसा बताया। तो यहाँ पे से मैंने बॉल ये रोल होते हुए यहाँ तक आया, यहाँ तक आया। तो ये क्या हो गया, इमेजिन करके मैंने इमेजिन करके यहाँ पे होल किया। यहाँ पे तो पता है कि ग्रेविटी जीरो हो जाती है, यहाँ पे ग्रेविटी जीरो हो जाती है। लेकिन क्या होता है, ग्रेविटी जीरो होने के साथ साथ ये फिर बाद में यहाँ से ऐसे निकल गया। मतलब ऐसा एक सर्टेन पॉइंट होता है कि यहाँ पे जाके वो जीरो होता है, फिर बाद में आगे कंटिन्यू होता है, क्योंकि ये ऐसे इस तरह से क्रॉस किया, सिर्फ इमेजिनेशन है, ऐसा होल कर नहीं सकते हम लोग, सिर्फ इमेजिनेशन है, क्योंकि यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स ज़्यादा होता है। कभी कभी मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स के साथ ये जीरो हो जाता है यहाँ पे ग्रेविटी, और ये निकल आती है। सो इसके लिए हम लोग फॉर्मूला देख लेते हैं। जैसे एफ इज डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/d²। तो फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/, अभी मेरे पास ये मैंने आर की जगह पे डी लिया है, समझ, हाँ। और एक सर्कल और बनाता हूँ यहाँ पे, ये सर्कुलर मोशन होता है यहाँ पे, हाँ। ये अर्थ हो गया और इसमें एक रिवॉल्यूशन बना दिया। ये जो डिस्टेंस है वो h हो गया। तो दोनों के डिफरेंस में हम लोग करेंगे, हमने दोनों का डिफरेंस, क्योंकि ये बड़ी लेंथ थी और ये छोटी लेंथ है, तो d माइनस एच हो जाएगा, माइनस एच का होल स्क्वायर। सो एफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/, क्योंकि देखो यहाँ पे आके जीरो हो जाता है, सपोज जीरो हो जाता है यहाँ पे, तो हमारा डी क्या होगा, डी इक्वल टू एच। यहाँ पे जीरो होगा तो डी हमारा क्या होगा, बराबर हो जाएगा ना, एक कांस्टेंट वैल्यू क्या के दोनों इक्वल हो जाएंगे। सो एच माइनस एच, सो एफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/0। देयरफॉर यहाँ पे फोर्स क्या हो जाएगी, मतलब यहाँ पे जो फोर्स लगा है वो एटलीस्ट जीरो हो जाएगा लास्ट में। मतलब यहाँ पे कोई भी फोर्स एग्जिट नहीं करता, यहाँ पे कोई भी फोर्स एग्जिट करता ही नहीं है, डेप्थ में जाते वक्त ये फोर्स एग्जिट करता ही नहीं है। तो पता चल गया कि वैल्यू ऑफ जी की चेंजेस 3 टाइप्स में होती है, along with the surface of the earth, change with the height, change with the depth। ये याद रखना है इस तरह से। टेक्स्ट बुक में इतना सारा दिया नहीं है, मैंने इसे इसको सॉल्व करके ऐसे बताया हुआ है, तो आप ये चेक कर सकते हो और अपने हिसाब से अपना आंसर बना सकते हो, ठीक है। अब चलते हैं थोड़ा आगे, मास एंड वेट के ऊपर। अभी मास एंड वेट क्या होगा, मास तो आपको पता होगा, वजन, वजन मतलब क्या होता है, मटेरियल, मास एक्चुअली होता है मटेरियल होता है, मास एंड वेट देखते हैं। तो वेट क्या होता है, जो हमारा वजन है जो अर्थ के ऊपर जाता है वो वजन हो जाता है। वेट का मतलब होता है ग्रेविटेशनल फोर्स, वेट का मतलब होता है ग्रेविटेशनल फोर्स, फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी, मतलब कोई भी सरफेस हो, कोई भी बॉडी हो, उस पर वो वजन डाल रहा है, दैट इज वेट। और मास जो होता है, मास अमाउंट ऑफ मैटर, अमाउंट ऑफ मैटर, उसको बोलते हैं मास, दैट इज कॉल्ड मास। जैसे मास, ये चौक है, ये चौक के अंदर कितना बुरादा है, या ये चौक कैसे बना है, एकदम भरा हुआ है, सॉलिड है, तो इसका ये मास हो गया, भरा हुआ है इसलिए मास। ग्रेविटेशन वेट में है ना, फोर्स जो हम एक्ट करते हैं वो बॉडी के ऊपर कोई भी सरफेस पे जाएगी तो वो ग्रेविटेशन फोर्स के साथ में कोई भी बॉडी पे रहेगी तो हमारा वेट बन जाता है। लेकिन मून एंड अर्थ का रिलेशन क्या है, मतलब हम लोग स्टडी कर रहे हैं मून एंड अर्थ का, हमेशा एग्जाम्पल देते हैं, तो व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन देम, उसका रिलेशन है 1/6। नाउ वी विल
सब्स्टिट्यूट v इक्वल्स टू 2πr/t इन f इक्वल्स टू m/r/v²। इसमें डालते हैं तो हमारा f इक्वल टू m/r/v² में हमारा क्या आ जाएगा 2πr/t का होल स्क्वायर। तो ये m/r हुआ 2 का स्क्वायर 4, पाई का स्क्वायर, r का स्क्वायर अपन t का स्क्वायर। अब ये r और ये r यहाँ कट गया, इसको मैं मिटा देता हूँ। ये r और r कट गया, इधर कंटिन्यू कर देता हूँ। f इक्वल्स टू 4m π² r/t² आ गया हमारा। अब मैं यहाँ पे कांस्टेंट डाल देता हूँ, मतलब कांस्टेंट फाइंड करेंगे। f इक्वल्स टू कांस्टेंट इंटू 1/r², ये हो गया, दैट इज k/r², ये हो गया। मतलब क्या था कि f इज डायरेक्टली और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। तो हमारा कांस्टेंट क्या बनेगा, कांस्टेंट 4m π²/k, ये हमारा कांस्टेंट बनेगा। तो अभी मैं इसमें क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं डाल देता हूँ, यहाँ पे कंटिन्यू कर देता, f इक्वल टू 4m π², ये हो गया। और यहाँ पे r/, ये k r²। सो r² कर दिया यहाँ पे, r² नहीं, यहाँ पे r³ हो जाएगा, तो ये r कटा, यहाँ पे r² हो जाएगा। फिर f इक्वल्स टू 4m π² और यहाँ बचा r²। सो हमारा ये क्या हो गया, कांस्टेंट। सो f इक्वल्स टू 1/r² हो गया, ऐसा। अब ये 1/r² आया कहाँ से, क्योंकि हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले थे, पहले हमारा फॉर्मूला था कि t² इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r³, वो हमारा था। तो t² इक्वल टू kr³, सो ये r³ kr³ मैंने इधर डाल दिया t के जगह पे, ये t की जगह पे ये वाली वैल्यू डाल दी, तब जाके मेरे को ये कांस्टेंट मिला। और ये f 1/r², ये हमारा थर्ड लॉ है। लास्ट चैप्टर का सबसे लास्ट पार्ट है अभी, फ्री फॉल। Without any external force, acting on it, it is not possible मतलब फ्री फॉल मतलब किसी भी एक्सटर्नल फोर्स पे वो कोई एक्ट नहीं कर रहा है, ये ऐसे पॉसिबल नहीं है। लेकिन ये पॉसिबल है ओनली इन वैक्यूम में पॉसिबल है, ओनली इन वैक्यूम। तो हम लोग फिर देखेंगे एक्सेलरेशन, ग्रेविटेशनल लॉ क्या होगी, फिर हमारी एक्सेलरेशन ग्रेविटेशन लॉ क्या होगी, दैट इज F इक्वल टू m इंटू ए हो जाएगा। जब समझो कोई इंसान है, ऐसे ऊपर से कुछ ऑब्जेक्ट गिर रहा है, समझो इंसान है, एक गिर रहा है, फ्री फॉल हो रहा है,
फ्री फॉल हो गया, गिर रहा है, तो इसकी एक्सेलरेशन क्या होगी वो जानना है, और फॉर्मूला भी हमको जानना है इसका कि क्या होगा फॉर्मूला। तो F इक्वल टू जी एम अपॉन आर, M1 अपॉन M1 M2 आर स्क्वायर, ये हमारा फॉर्मूला था। फोर्स क्या था ये देखो, तो M इंटू ए कर दो, जी M1 M2 अपॉन आर स्क्वायर, तो M और M कट गया, ए इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर, ये हो जाएगा। ये हो जाने के बाद मतलब क्या होगा, वेदर फ्री फॉल डिपेंड अपॉन वेलोसिटी, उसके ऊपर डिपेंड करती है वेलोसिटी पे कैसी होती है, क्या होती है। सो डिपेंडेड ऑन वेलोसिटी, फ्री फॉल डिपेंड पे करती है, फ्री फॉल डिपेंड्स अपॉन वेलोसिटी, ठीक है। तो ग्रेविटेशनल में क्या हुई, क्या ग्रेविटेशन अभी चेंज हो गई, ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो पोटेंशियल एनर्जी में चेंज हो गई, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी में चेंज हो गई है। अब चेंज हो गई है मतलब क्या होगा, जैसे देखो ये अर्थ सरफेस है, यहाँ से देखिए यहाँ तक ये आर है, और अर्थ सरफेस के ऊपर एच है, जो हमने पहले पढ़ा था कि बनेगा, ये क्या बनेगा, आर प्लस एच। लेकिन जब भी पोटेंशियल डिफरेंस की बात करें, पोटेंशियल एनर्जी की बात करें, तो सरफेस ऑफ द बॉडी फॉर्मूला इज ऑलवेज नेगेटिव, मतलब यहाँ पे देखो, यहाँ पे सीधा लिख देता हूँ मैं, फॉर्मूला इज ऑलवेज नेगेटिव, मतलब पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू माइनस जी एम एम अपॉन आर प्लस एच का होल स्क्वायर। जी क्या होगा हमारा, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, एम क्या होगा, मास ऑफ अर्थ, छोटा एम है मास ऑफ ऑब्जेक्ट, आर क्या होगा, रेडियस ऑफ अर्थ, और इसमें एच क्या होगी, हाइट of the body from the surface of the earth, ठीक है। तो फ्री फॉल का जो पोटेंशियल एनर्जी में जब चेंजेस होते हैं तो फॉर्मूला हमेशा नेगेटिव होता है, और इस तरह से उसका कॉन्फिगरेशन होता है। अब लास्ट है एस्केप वेलोसिटी। लेसन का आखिरी टॉपिक एस्केप वेलोसिटी। एस्केप वेलोसिटी को अच्छी तरह से समझने के लिए, जब सैटेलाइट का जो अपना चैप्टर है जो लास्ट में है, उसमें हम अच्छी तरह से समझ जाएंगे एस्केप वेलोसिटी क्या है। एक्चुअली एस्केप वेलोसिटी मतलब टू गेट फ्री। जब रॉकेट उड़ता है तो उड़ने के लिए उसको मतलब जो स्ट्रेट उड़ने के लिए जितनी वो जब खड़ा रहता है तो अट्रैक्शन होता है। अट्रैक्शन कहाँ होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स के, मतलब सेंटर ऑफ द अर्थ में। तो जितना सेंटर ऑफ द अर्थ उसको पुल करने में, मतलब खड़ा रखने में जितनी एनर्जी लगा रहा है, जितना फोर्स लगा रहा है, उतने ही फोर्स उसको एस्केप करना, मतलब उसको उड़ने में लगेगी। किसी भी सैटेलाइट को अर्थ के सरफेस से फ्री करना है तो उसको उतनी फोर्स लगेगी। दैट इज मोर अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड, मोर अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड। ये टॉपिक हम लोग क्लियर करेंगे सैटेलाइट लेसन में। ओके, बस लास्ट यही है, लास्ट टॉपिक यही। G is called centripetal force, centripetal force, ठीक है। तो यहाँ
पे हम लोग को सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पता चला। पहले भी मैंने बताया था कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है करके, थोड़ा कॉन्सेप्ट नहीं दिया था, वहाँ पर डेफिनेशन दिया था। आप डेफिनेशन में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोला मतलब जो सेंटर में होती है अट्रैक्शन टुवर्ड्स द सेंटर, इट इज कॉल्ड एज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। एक हमें हम लोग ग्रेविटेशन को पढ़ते हैं, ग्रेविटेशन पढ़ा तो उसके साथ साथ आपको पढ़ना है ग्रेविटी भी। अब ये दोनों में डिफरेंसेस बहुत, ग्रेविटी का सिंबल है स्मॉल जी और ग्रेविटेशन का सिंबल है कैपिटल जी। अभी ग्रेविटी बोलेंगे, इसकी जो वैल्यू है हमेशा चेंज होती है, ऑलवेज वैल्यू ऑलवेज चेंज अकॉर्डिंग टू द डेप्थ, हाइट, अल्टीट्यूड वगैरह वगैरह एक्सेट्रा, इनकी वजह से इनका चेंजेस आते हैं। जैसे आपके पास किसी भी चीज़ का अट्रैक्शन होता है या करने के लिए जो फोर्स लगता है, अट्रैक्शन एग्जिट किया जाता है, एग्जिट होता है मतलब वो फोर्स वहाँ पे लग रहा है ना, कि उसकी क्या कैपेसिटी है। ग्रेविटी की मीन्स होता क्या है कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की जो कैपेसिटी होती है, खींचने की, आकर्षित करने की, जो खींचने की जो ताकत होती है, वो क्या होता है, जो सेंटर में होगा, अरे जो सेंटर में होगा दैट इज कॉल्ड एज ग्रेविटी। मतलब द फोर्स, आप बोल सकते हैं कि ग्रेविटी मीन्स it is the force of attraction, it is the force of attraction exerted by the earth toward the center of the body, toward the center of the body, मतलब बॉडी बोलो या कुछ भी, अर्थ का ही बॉडी हो गया, इज कॉल्ड ग्रेविटी। ऐसे ठीक है, ग्रेविटी मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्सर्ट होती है सेंटर पे, ठीक है। मान लो ये अर्थ है और यहाँ पे एक प्लेन है, प्लेन है और ये प्लेन सपोज क्रैश हो गया, ये एरोप्लेन है, ये एरोप्लेन क्या हो गया, क्रैश हो गया। अब ये कहाँ गिरेगी, ये स्ट्रेटली टूवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ गिरेगा। मतलब कोई भी चीज ऊपर से नीचे गिरती है वो सीधे अर्थ की तरफ से, मैं चाहे यहाँ से डालूँ तभी वो इधर ही जाएगी, यहाँ से डालूँ तभी इधर ही जाएगी। मतलब ग्रेविटी क्या करता है, ग्रेविटी क्या करती है, ग्रेविटी पुल करती है कहाँ, टूवर्ड्स द सेंटर, ग्रेविटी पुल करती है टूवर्ड्स द सेंटर। सो ग्रेविटी की वैल्यू हो जाती है 9.77 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ऐसे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वैल्यू याद रखनी है। वहाँ पे ग्रेविटेशन का भी मैंने वैल्यू बताया था, ग्रेविटी की भी वैल्यू बताया था। सो मान लो एक बॉडी मूव कर रही है, अ बॉडी इज मूविंग विद द स्पीड ऑफ 100 किलोमीटर। अभी 100 किलोमीटर हम लोग बोलते हैं, स्पीड ऑफ 100 किलोमीटर बोलते हैं। जैसे स्पीड ऑफ 100 किलोमीटर, 100 किलोमीटर समझे से किलोमीटर पर आवर, एक घंटे में 100 किलोमीटर। इसका मीनिंग ये होता है कि एक घंटे के अंदर वो 100 किलोमीटर, एक घंटे में वो 100 किलोमीटर कवर करता है। एक्चुअली ट्रेन की स्पीड, हमारी ट्रेन की जो स्पीड होती है
वो 60 to 50 किलोमीटर पर आवर होती है, और लोकल ट्रेन की स्पीड जो होती है 40 to 50 किलोमीटर पर आवर। मान लो यहाँ से मुझे दिल्ली जाना है, दिल्ली यहाँ से समझो 1200 किलोमीटर दूर है, तो स्पीड के हिसाब से 100 किलोमीटर के हिसाब से हम लोग देखेंगे तो उसको कितना घंटा लगेगा, 12 घंटा लगेगा, राइट, 12 घंटा लगेगा। उसी तरह से एरोप्लेन की स्पीड भी देख लो, 400 से 500 किलोमीटर होती है, लेकिन जो फॉरेन फ्लाइट जो होती है वो की उसकी जो स्पीड होती है 600 to 800 किलोमीटर होती है। मतलब क्या हो गया कि कहने का मतलब है जितना डिस्प्लेसमेंट होगी, मतलब जितनी लंबी डिस्प्लेसमेंट होगी स्पीड के साथ, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, लेजर देन स्पीड, मतलब स्पीड से डिस्प्लेसमेंट कम होगा, स्पीड बढ़ जाएगी और डिस्प्लेसमेंट कम होगी। यही देखते हैं हम लोग कि ग्रेविटेशन और ग्रेविटी के बीच में क्या डिफरेंसेस है, रिलेशन बिटवीन द ग्रेविटी एंड ग्रेविटेशन, रिलेशन बिटवीन ग्रेविटेशन एंड ग्रेविटी। अब शॉर्ट फॉर्म लिख देता हूँ, कैपिटल जी ग्रेविटी है और स्मॉल जी, कैपिटल जी ग्रेविटेशन है, स्मॉल जी ग्रेविटी। तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे, समझो वेट ऑफ ऑब्जेक्ट, मैं किसी ऑब्जेक्ट का वजन ले रहा हूँ, इज इक्वल टू ग्रेविटेशन फोर्स, कंपेयर कर रहा हूँ, एक तरफ वजन ले रहा हूँ और एक तरफ ग्रेविटेशन फोर्स ले रहा हूँ, मतलब दोनों में भी फोर्स है, एफ इक्वल टू एफ। एम जी का मतलब क्या होता है, फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सीलरेशन, ये होता है। और ये ग्रेविटेशनल फोर्स तो आपको पता ही होगा, ये ग्रेविटेशनल फोर्स, ये ग्रेविटेशनल फोर्स जी m1 m2 अपॉन डी स्क्वायर। मैंने पहले ही बोला था डी स्क्वायर भी होता है और आर स्क्वायर भी, जो डिस्टेंस है वो आर, अगर हम लोग अर्थ ले रहे हैं तो उसकी रेडियस बन जाएगी अर्थ के हिसाब से, और जो बॉडीज लेंगे तो उसकी डिस्प्लेसमेंट होगी डिस्टेंस में। सो अब यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, ये m और ये m मैंने काट दिया, यहाँ पे g बचा, यहाँ पे g m1, मैं यहाँ पे आर स्क्वायर ले लेता हूँ, आर स्क्वायर ही लिखता है यहाँ पे, डी स्क्वायर नहीं आता है, आर स्क्वायर लगता है, मतलब रेडियस के हिसाब से चलता है आर स्क्वायर। सो g m1 और अपन आर स्क्वायर मिल गया, और हमारा g कितना था 9.77 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये हमको पता है। अब वो ग्रेविटी में कैसे कन्वर्ट होगा, तो ये वैल्यू कैसे आएंगी, अब वो वैल्यू g इक्वल्स टू, अभी मेरा ये है ग्रेविटेशन, ग्रेविटेशन की वैल्यू कितनी थी 6.673 इंटू 10⁻11 और मास 6 इंटू 10⁻24, ये मेरा मास है, अपॉन रेडियस, रेडियस जो डिस्टेंस था वो हो गया 6.4 इंटू 10⁻6 ऐसे। तो ये वैल्यू हमको निकाल के मिल जाएगी यहाँ पे, ये 9.77 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। आप यहीं पे चेक कर सकते हैं यहाँ पे कि ये इसको स्क्वायर कर दो, इसको भी स्क्वायर कर दो, और ये माइनस है, ये माइनस है, इसको इसके साथ 10⁻2 वाले जो भी है वो सॉर्ट आउट कर दो, तो मल्टीप्लाई करके डिवाइड करके आंसर मिल जाएगा। तो g इक्वल टू क्या है, जी एम अपॉन आर। कभी कभी क्या होता है, मान लो ये अर्थ है, तो अगर हम लोग सरफेस तक की बात करें तो हमारा आर हो जाएगा, लेकिन नेचुरली हम लोग को देखने से पल बढ़ते जाते हैं,